जय भीम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज एक महत्वपूर्ण अपील आप इसे अपील समझें या मेरी कहानी। बस मैं फ़ोन को ठीक करूं, फिर आप लोगों से बात करता हूं। बाईस अप्रैल है आज, और एक महत्वपूर्ण विषय पे अपनी बात रखने के लिए मैं आप लोगों के बीच हूं। और जो आज का विषय है वो बहुत सब जगह हर व्यक्ति को टच करता है। वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, वो युवा हो, वो महिला हो, वो नौजवान छोटा बच्चा हो या फिर वो बुजुर्ग। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी बात आप लोगों से रखनी चाहिए। मैं इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं, तो उनसे मुझे अपनी बात रखनी चाहिए, और इसलिए मैं आज आपके बीच में हूं अपनी बात रखने के लिए। तो जो बहुजन समाज में जन्मे, जिनकी वजह से हमें पढ़ने का अधिकार मिला, हमें सीखने का अधिकार मिला, हमें लड़ने का अधिकार मिला, हम लोग संघर्ष कर पा रहे हैं और हमारा जीवन जानवरों के जीवन से इंसानों जैसा हुआ है, मैं उन सभी को नमन करता हूं। और आज मैं नमन करता हूं महापुरुषों को नमन के बाद अपने पिताजी को, क्योंकि आज का जो लाइव है वो एक लाइव नहीं है, वो एक वार्ता है अपनी दिल की जो तकलीफ है आप लोगों को बयां करने के लिए। और वो मेरी तकलीफ नहीं, वो हर गरीब व्यक्ति की तकलीफ है, और वो हर उस व्यक्ति की तकलीफ है। जब आप उसे सुनेंगे तो आपको पता रहेगा कि जिस व्यक्ति ने कुछ खोया, मेरे जीवन में ये बदलाव कैसे आया। चंद्रशेखर एक वकील जो है वो एक सिपाही कैसे बना, भीम आर्मी के लिए प्रेरणा कहाँ से आई, और ये संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ, उसके पीछे एक कहानी है। मैं कुछ लोगों से बयां कर चुका हूं, लेकिन आज मैं उस पर बात रखना चाहूँ क्योंकि हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर। और आज मैं सीधी बात पे आता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ, मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूँ, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता को नमन करता हूँ, उनको आभार प्रकट करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारे महापुरुष थे तो हम हैं। और मुझको पहचान देने वाले लाखों करोड़ों भीम आर्मी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। मैं जो कहानी बयां कर रहा हूँ वो मेरे पिताजी की कहानी। जब 2012 में उनको कैंसर हुआ और मैं उनको लेकर गया दिल्ली एम्स में, वो स्वाभिमानी व्यक्ति जो किसी की एक बात बर्दाश्त नहीं करता था, लेकिन मेरे वहां जाने के बाद पहली बात तो सरकारी हॉस्पिटल, जहां उम्मीद है कि हम गरीब लोग भी इलाज करा सकते हैं, और फिर एम्स जिसका दुनिया में नाम, भारत में तो नाम है, दुनिया में भी एम्स का नाम। लेकिन जब मैं वहां गया तो यकीन मानिए कि इस महामारी जैसे हालात तो नहीं थे, लेकिन तब भी वहां पर बेड नहीं था। फर्श पे मैंने अपनी बाजुओं में अपने पिताजी को लिटाया हुआ था, और मैं तकलीफ में था, रो रहा था, और ये उम्मीद कर रहा था काश कोई नेता मेरा जानकार होता तो शायद मेरे पापा यहाँ एडमिट हो जाते। वो कोशिश कर रहा था कि एडमिट हो जाए, लेकिन बड़े प्रयास के बाद भी वो एडमिट नहीं हो पाए। वो पल मेरे लिए दुखद था। अगर मेरे पापा
एम्स भर्ती हो जाते तो शायद वो बच जाते, उनकी जीने की इच्छाएं थी, लेकिन मैं उनको बचा नहीं पाया। लेकिन उस दिन मैंने ये फैसला जरूर लिया था कि मैं किसी गरीब को इस इलाज की कमी कारण मरने नहीं दूंगा। मैं इस व्यवस्था को चैलेंज करूंगा, इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ूंगा, देश में समाज में जो बुराइयां उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा और अपने साथियों के साथ मिलके उनको बदलने का प्रयास करूंगा। क्योंकि कोई भी परिवर्तन वो ज्ञान, उसकी पहली सीढ़ी है ज्ञान, ज्ञान से एजुकेशन से ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान से शक्ति, और शक्ति से होता है परिवर्तन। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा एकता में शक्ति, इसलिए संगठन बना। और ये जो भ्रष्ट राजनीति, ये आज के हालात पे बात कर रहा हूं। मैंने अपने पिताजी तो खो दिए, लेकिन मैंने चाहा है कि और गरीबों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। और ये बात आज के माहौल में आप खुद चेक करें, जिन हॉस्पिटलों के बाहर से जो वीडियो आ रही हैं, शमशान में क्या हालात हैं, कब्रिस्तान में क्या हालात हैं, आपके घरों पे क्या हालात हैं, आपके गांव में, आपके जिलों के अस्पतालों में क्या हालात हैं, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन मैंने जो कहानी आपसे बयां की, ये मेरी लाइफ का जो चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि मैंने अपने पिताजी से वादा किया कि मैं किसी भी कीमत पे, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में सारे अधिकार होने के बाद भी जिस तरह का भेदभाव गरीबों और अमीरों के साथ है, और फिर जाति की तमाम तरह की समस्याएं, मैं इसको चैलेंज करूंगा, मैं इसको लड़ूंगा। और फिर माननीय अध्यक्ष जी और हमारे तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे ताकत दी, मुझे हिम्मत दी और मुझे चुना, मेरे ऊपर भरोसा दिखाया। तो मैं, यकीन मानिए, मैं जब मेरा भरोसा टूटा कि ये लोग नहीं कर पाएंगे, और लाखों लोगों ने जब मुझसे कहा कि आप कर सकते हैं, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते, और उन्होंने ये भी कहा तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी तो बहाने हजार होते हैं। हमारी तमन्ना सच्ची, ये गुलामी की बेड़िया, ये गैर बराबरी की बेड़िया, ये असमानता की बेड़िया कटनी चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि आज का जो मेरा लाइव है वो सिर्फ किसी एक जाति, किसी एक वर्ग, किसी एक समाज के लिए नहीं, देश के लिए। और मैं अब चुनिंदा मुद्दों पे आपकी बात रखूंगा, अपनी बात रखूंगा और आपसे, और लंबे समय तक आज आपसे बात करूंगा। अगर आम आदमी मास्क नहीं लगाएगा तो उस पर जुर्माना लगेगा, और यूपी में तो अगर दोबारा मास्क नहीं लगाएगा तो 10,000 रुपये का जुर्माना। और क्या योगी बाबा जी ने 10,000 रुपये का रोजगार दिया नौजवानों को? चलो मैं मानता हूं कि वो मास्क उनके लिए जरूरी है, आप तो रैलियों में नहीं लगाते, आपकी पार्टी के लोग तो नहीं लगाते। चलो खैर, मैं ये भी मान लेता हूं कि भाई साफ सरकार है, तो सरकार, कानून में सरकार के लिए छूट है, क्योंकि सत्ता का जो दुरुपयोग वही तो आप कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस 71 साल की राजनीति में तमाम पार्टियों की सरकारें रही, तमाम नेता रहे, मैं जानना चाहता हूं देश से कि आप बताएं, देश के लोग मुझे, कि अगर हॉस्पिटल में बेड ना मिले, हॉस्पिटल में दवाई ना मिले, हॉस्पिटल में आईसीयू बेड ना हो, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर ना हो, हॉस्पिटल में जो बुनियादी जरूरतें हैं, मेडिकल फैसिलिटी वो ना हो, तो सरकार पे कौन जुर्माना लगेगा? कौन सी सरकार जवाब देगी इसका? हम लोग किससे सवाल करें? हम लोग किसको पकड़ें? हम किससे बात करें? और इन सब कमी के कारण जब हमारे अपने लोग हमारे बीच से चले जाएंगे, जो बच सकते हैं, जब ऑक्सीजन नहीं होगी, तो इतने लोगों की जान जा रही है, इनकी जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकारी तंत्र बना किस लिए था? ये लोकतंत्र तो बना इसलिए था, ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये बुनियादी जितना भी सिस्टम बना इसलिए तो बना कि अंतिम व्यक्ति को भी सुविधा दी जा सके, अंतिम व्यक्ति को भी जो है वो सुविधाएं, वो अधिकार मिले जो सभी लोगों को है।